गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने 4 टाइप के रेस्पिरेशन पढ़े थे। पल्मोनरी वेंटिलेशन, नेक्स्ट वाज कौन सा था, कोई बताएगा मुझे? कोई भी क्लास का थोड़ा सा होनहार बच्चा, बिकॉज लास्ट क्लास के बच्चों ने तो अभी बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। कौन कौन से 4 तरीके के हमने रेस्पिरेशन पढ़े थे बच्चे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। याद है या नहीं याद है, पहले तो मुझे ऑनेस्टली ये बताओ। क्या हो गया बच्चा लोग, आपकी बैटरी बैटरी पूरी उड़ गई क्या? अच्छा, पहले मुझे 2 मिनट बातें कर लेने दीजिए आप लोग। बताइए जी, क्या प्रॉब्लम हो गई? चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है? नेहा, होमा, सुतेक्षा, वर्षा, संतोष, बहुत सारे लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आप लोग चैप्टर को थोड़ा सा पहले से पढ़ना चाहते हो तो मैं वहां से भी स्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ, बट एटलीस्ट टेल मी कि प्रॉब्लम क्या है। मैम, मैंने रिवीजन नहीं किया है। एंड बाकी बच्चे, एटलीस्ट होमा इज स्पीकिंग, बाकी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैम, लास्ट क्लास का लिंक नहीं आया था मेरे पास। तो देखिए, बट आपने वीडियो मांगी होगी मुझसे, तो मैंने आपको वीडियो तो दी होगी ना बच्चे, या वीडियो भी नहीं देखी आपने? नहीं मैम, वीडियो नहीं देखी। एंड वर्षा, संतोष, इन सब के साथ क्या प्रॉब्लम है? नेहा, आपको क्या दिक्कत है? आप भी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बच्चे? देखो बच्चे, अगर आपको ये चैप्टर अभी तक समझ में नहीं आया ना, तो आज का जितना भी चीजें मैं बोलूंगी ना, रत्ती भर भी चीजें आपको समझ में आने वाली है नहीं। बिलाल, दीपू, नेहा जी तो आंसर दे ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। निशात, प्रिया, राहुल, संतोष, सुदेक्षा, तनिष्का, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बच्चे, हम लोग यहाँ पे ना पढ़ने पढ़ाने आए हैं, सिर्फ इसलिए तो नहीं आए ना कि मैं बोल के चली जाऊं, तुम लोग चले जाओ क्लास से। अगर आपको ये स्टार्टिंग की चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझसे क्लियरली बोल दीजिए प्लीज। आई रियली डोंट लाइक दिस बैच मच, क्योंकि आप लोग ना रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। बाकी क्लास में जनसंख्या बताएं, 50 से ऊपर जनसंख्या है, एंड एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू इंटरैक्ट। एटलीस्ट थोड़ा सा तो बोलो। इतना क्या आपको लग रहा है कि आपका जो वॉइस है इतना खराब है कि आप बोल दोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको? बाय द वे, मेरा काम है आके बोलना, आपको समझाना। ये वाला पार्ट याद हुआ था या ये भी याद नहीं है? दीपू जी, तो आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो बच्चे कि कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एल्वेलाई का कौन सा रोल होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स में कौन से हैं? ये भी नहीं पता है आपको या फिर? चलो जी, कोई नहीं, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाले से ही पढ़ाऊंगी, एंड अगर आप लोग ज्यादा अच्छे से मेरे साथ नहीं करेंगे तो फिर मैं भी आपको बहुत अच्छे लेवल से नहीं पढ़ा पाऊंगी बच्चा जी। ठीक है, एंड आज की क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, हम लोग आज वो वाला पार्ट करने वाले हैं बच्चा जी। तो 3 दिन आपकी छुट्टी थी, ठीक है। संडे आप सॉरी 1 तारीख को आपने पार्टी कर ली, 31 को पार्टी कर ली। आज का पूरा दिन भी तो था ना, पढ़ के आते, थोड़ा सा पढ़ के आओ एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए जितने भी क्लास में लोग हैं। चलो, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन के बाद से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसको हमने क्या नाम दिया था? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या चीज इन्वॉल्वमेंट था? एटमॉस्फेयर से गैसेस हमारे कहाँ पे? एल्वेलाई ऑफ लंग्स में जा रही थी। ठीक है, तो हमने ये बात वहां पे लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, फिर आज की जो क्लास मेनली टारगेट करेगी ना, वो करेगी हमारे इन दोनों के बीच में, क्योंकि लास्ट चैप्टर में आप रेस्पिरेशन इन प्लांट जो चैप्टर था उसमें आपने कहीं ना कहीं क्लियर है कि सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ फूड। भाई, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या मैक्रोमोलिक्यूल्स की, वही कि ग्लूकोज से हम ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो हमारा ब्रेक करता है और क्या देता है हमको? CO2 प्लस वाटर प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये वाला रिएक्शन याद है? तो आज का जो हमारा क्लास घूमेगा ना, दैट विल बी बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन की ये दोनों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, देखिए जी, यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है कि ब्रीदिंग या वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लंग्स टू ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज को करवाने के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ एयर
इन एंड आउट ऑफ लंग इज ब्रॉड बाय अ जनरेटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। हमने आपको लास्ट क्लास में थोड़ी सी चीजें तो मैंने आपको मुझे याद है बताई होंगी कि जब भी हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ना, तो क्या होता है लंग्स के साथ ना हम एक प्रेशर डेवलप करते हैं। प्रेशर कैसे मैम? प्रेशर ऐसे बच्चे जी, जैसे अगर मैं ना ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस को मुझे क्या बोलते हैं इनहेल करना है, तो मैं क्या करूंगी, सपोज कर लो ये मेरा माउथ नहीं है, दिस इज आवर एल्वेलाई। ठीक है, एक एल्वेलाई है जैसे। हाँ जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बच्चा जी बट नेटवर्क तो मेरे में 4 आपकी की 4 voice पूरी है। सबके केस में वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। बच्चा जी अगर सबके में नहीं हो रहा है तो फिर तो बच्चा आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। ठीक है, हम लोग इसको कैसे रिलेट करते हुए चलेंगे? हम इसे रिलेट करते हुए चलेंगे बच्चा जी कि जैसे हम लोगों ने माउथ से ऑक्सीजन, हमारा मुंह क्या है, मुंह आज के लिए मेरा क्या है, एल्वेलाई है। मैंने ऐसे करके सांस ली, दैट मीन्स क्या, अंदर क्या हुआ, स्पेस बढ़ गया। मेरा मुंह नॉर्मल ऐसा था, सपोज ये बलून की तरह, मैंने जब इनहेल किया तो कैसा क्या खड़ा हो गया, मुंह मेरा ऐसे करके गोलगप्पे की तरह फूल गया। जैसे हम बलून में जब हवा भरते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी उसका सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड करता है, फैलता है। ठीक है, तो वही कहानी हमारे लंग्स के साथ भी चल रही है। लंग्स में क्या हो रहा है कि जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं ना कोई भी चीज, तो एल्वेलाई क्या कर रही है, अपने सरफेस एरिया को, नॉर्मल ऐसे रहती है वो, ठीक है, नॉर्मल ऐसे रहेगी, बट जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वो फूल जाएगी। डायफ्रागम हमारा क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो क्या हो जाएंगी, साइड में हो जाएंगी। रिब्स जैसे अब अभी तो आपने क्या कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट आप कभी ना अपने आप को सांस लेते हुए फील करना। ठीक है, अभी तो तुम लोगों ने बहुत सारे कपड़े वपड़े पहने हुए हैं, गर्मी में जब सिंगल कपड़े पहने होते हो तो आप नोटिस करोगे तो आप क्या क्या होता होगा ना कि आपकी जो रिब्स है, सो सॉरी, आपकी जो रिब्स है वो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे ऐसे करके हो रही होती है। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करके ये जैसे क्या बोलते हैं, एक्सेल इनहेल के साथ ये वाला मूवमेंट भी हमारा चल रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज आपको क्या करनी है, आज पूरी क्लास में पढ़नी है बहुत ही अच्छे से। क्या कहानी है कि दिस मूवमेंट ऑफ एयर, आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा लंबी चले, बिकॉज अब मुझे क्या करना है ना, सारे क्लासेस में सिलेबस करना है बराबर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी क्लास मंडे को होती है, वो क्लास का जो नेक्स्ट टर्न पड़ता है वो पड़ता है थर्सडे को। थर्सडे तक तो काम चला था, फ्राइडे सैटरडे हमारा ऑफ था। तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, आपसे कहीं टाइम आगे चल रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट तो 20 से 25 स्लाइड्स आगे चल रहे हैं। तो आपको मैं एटलीस्ट हर क्लास में क्या थोड़ा सा उनके पास खींच के लाऊंगी, तो एक हफ्ते में कम से कम आप उनके पास में आ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आपकी क्लास लास्ट होती है, तो लास्ट तक 9:30 तक आज हमारी जो क्लास है वो चलने वाली है। तो प्लीज खाना 15 मिनट बाद खाना, मैंने भी नहीं खाया है। ठीक है, चलो जी, कोई भी लीव नहीं करेगा, था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे पता है कि आपको ये चैप्टर बहुत बोरिंग लग रहा है, बट ट्रस्ट मी बच्चा, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, वेरी वेरी वेरी। नहीं बच्चा, पता है बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम चैप्टर बोरिंग है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। बट खुद से सोचो ना, तुम खुद के बारे में जान रहे हो, कैसे डॉक्टर बनोगे जिंदगी में। मुझे तो चलो खून खराबा पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बच्चे जी चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग। यार मेरे को चैप्टर नंबर याद नहीं है, एनसीईआरटी मेरी बंद है, कोई बताएगा? चैप्टर नंबर 17 है। 17 जुलाई 18 है, ठीक है, 17 चैप्टर है। चलो जी, अब देखो जी, तो मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश करी थी, मैं आपको सिखाने की कोशिश करी थी कि हमारी जब लंग्स में एयर अंदर आ रही है, एल्वेलाई के अंदर आ रही है, तो क्या हो रहा है, अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अंदर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, चीजें हमारी क्या बोलते हैं, डायफ्राम कंट्रास्ट हो रहा है। हाँ जी, इसका जो साइज है, थोरिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, और यही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट इसका ये हो गया। फिर क्या है, द प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स द फ्लो ऑफ गैसेस। यही जो प्रेशर डिफरेंस है ना, हमारा एक फ्लो ऑफ गैसेस को अंदर आना अलाउ करता है। ठीक है, फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, ये भी आज हमने करना है। थोड़ी सी क्लास इसलिए लंबी होगी। ठीक है, कि हमारी जो गैसेस हैं, आपको पता होना चाहिए कि बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट इज वेरी हाई। ऑक्सीजन का अमाउंट से मतलब क्या है, हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा है बच्चे, बहुत हाई है। हमारी लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, बहुत ही लो है। और उल्टी कहानी हमारी किसके साथ है, ये रहा एटमॉस्फेयर का, ठीक है, और ये हमारा लंग्स का। उल्टा कहानी हमारा चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बाहर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारी लंग्स के अंदर क्या है,
बहुत ही ज्यादा है। तो मैम ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज हमारी बॉडी में हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब हमारा खाना ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। कितनों को ये बात क्लियर हो गई बच्चा लोग? मैम क्लियर है। प्रेशर वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। शायद आप लोग को थोड़ा हेजिटेशन लगता होगा, बट प्लीज हेजिटेट मत करो। मुझे जो डोंट माइंड, मुझे जो सैलरी मिल रही है ना वो तुमको पढ़ाने के लिए ही मिल रही है। लिटरली ये बैच बहुत कम बातें करता है। सुतीक्षा ये सैम वाला बैच है ना जिसमें आज वो ज्वाइन नहीं किया है ना, बट जो बच्चे हैं ना उनसे मेरे को, जैसे सुतीक्षा हो गई, ये लोग हो गए, ये लोग प्रॉपर बात करते हैं। तो आई वांट कि आपसे भी बात हो। 18 लोग हो क्लास में, थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा लो आप लोग भी मेरे साथ, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन होता है। पढ़ा है ना डिफ्यूजन? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई। हमारी लंग्स में क्या है, कम। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बाहर से अंदर। और लंग्स में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैसा है, ज्यादा। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कैसा है, कम। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अभी मैं आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है? फिर क्या है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस आर कैरिड आउट बाय मेनली। अब आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। मैं ये लिखा हुआ सारा आप लोग को भेज चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इरेज भी करते जा रही हूँ साथ में। नहीं भेजा होगा तो मैं आज की क्लास के बाद भेज दूंगी, ठीक है? दूसरा चीज क्या आ जाता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो ये मूवमेंट है ना, उसमें दो इंपॉर्टेंट मसल्स आती हैं। पहली का नाम है डायफ्रेगम मसल्स, डायफ्राम बोलते हैं, बट मेरी आदत जी बोलने की भी है, बट क्योंकि जी साइलेंट होता है। डायफ्राम मसल्स। और दूसरी है बच्चे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्या नाम है इसका, डायफ्राम मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल, ठीक है? अब ये इंटरकोस्टल मसल्स ना हमारी दो टाइप की है। कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, आईसीएम पूरा, और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब बताओ जी इन चारों पॉइंट्स में किसको जरा सी भी प्रॉब्लम है? तो ये चारों बिल्कुल क्लियर हो गए? मैम एक बार रिपीट कर दो। थैंक यू बच्चा जी। चलो देखो, पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में कि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से गैस हमारे अंदर जा रही है लंग्स के एल्वेलाई के अंदर। पहला पॉइंट ये पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम लंग्स टू ब्रिंग आउट द अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है जी। दूसरा हमने पढ़ा कि दिस मूवमेंट ऑफ एयर, हमारा जो ये मूवमेंट ऑफ एयर है इन एंड आउट ऑफ लंग्स इज ब्रॉट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। हम क्या कर रहे हैं, लंग्स में और एटमॉस्फेयर के अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट बना रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि हमारी लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा है, हाई या लो? हाई। हाई। लंग्स में लो है मैम। लो है। हाँ, लंग्स में लो है, एटमॉस्फेयर में वो हाई है, ठीक है जी? क्लियर हुआ ये बात? और ये हमारी लंग्स में, और पार्शियल प्रेशर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में कैसा है, लो। ज्यादा। नहीं बच्चा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये दोनों उल्टा काम कर रहे हैं ना। देखो मैं आपको ऐसा समझाती हूँ, रुको दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो बच्चा, जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि तुम्हारी क्लास आराम से जा सकती है इसलिए मैं आराम से पढ़ाती हूँ, ठीक है? क्या कहानी है इसकी, आप लोग देखो ध्यान से सुनो बच्चे। हमारा जो लंग्स में है, सॉरी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसी है, ज्यादा। अच्छा पहले मुझे बताओ, ये आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ गैसेस, ठीक है? कितना अच्छा सर्कल बना ना, अभी तक एक भी क्लास में इतना अच्छा सर्कल नहीं बना मेरा। 78% क्या होती है, नाइट्रोजन, पढ़ा है ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और 21% के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऑक्सीजन होती है ना? यस मैम। यस मैम। बाकी सारी गैसेस क्या होती है, 0.1% के, या फिर हम 1% ले लेते हैं, 0.1% के अंदर सारी हमारी गैसेस आती है, ठीक है? चलो जी, अब ये तो है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है? एटमॉस्फेयर में आप क्या करो, ऑक्सीजन और इस 0.1 को हम ना अभी के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हम, बाकी सारी गैसेस से हमको मतलब नहीं है। हमारी जो बॉडी में सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की है, इसीलिए हम लोग सिर्फ ये दो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। दुनिया भर की गैसेस हमारे अराउंड प्रेजेंट है, बट हमारे बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों जाती है, दानिश जी बस एक सेकंड दीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों होती है? क्योंकि दे आर सॉल्युबल। हमारे उनका क्या है, वो सॉल्युबल है हमारी तीनों मेम्ब्रेन्स में, ठीक है? बताइए जी दानिश जी, पहले आप बताइए फिर मैं बताती हूँ, मेरा तो लंबा चलेगा। मैम जो नाइट्रोजन होता है लिक्विड बेस में होता है सॉलिड? गैसेस बच्चे, गैसेस हम पढ़ क्या रहे हैं? वही लाइन बता देंगे बस हमें, जैसे तो यहाँ पे लिक्विड सॉलिड कहाँ आया? सोच रहे थे
चलो जी, अब देखो जी, अब आप खुद से इस पर्टिकुलर चार्ट के बेसिस पे बताओ। ये रही हमारी लंग्स, ठीक है, ऐसी लगती है हमारी लंग्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखती है। चलो जी, ये रही हमारी लंग्स। अब आप यहाँ पे देखो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर 21%। करो तो ये ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, हाई को, ठीक है, हाई के लिए हम 3 बना रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? लो होगा मैम। लो। ही होगा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर में 159 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर। और जो हमारा एल्वेलाई होता है, जहां पे पहला हमारा वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, उसका लगभग 104 mmHg होता है। ये रहा इसका एग्जैक्ट पार्शियल प्रेशर, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये तो कहानी होगी ऑक्सीजन की। अब अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है ऑक्सीजन में, सॉरी एटमॉस्फेयर में? ये इसका पार्शियल प्रेशर क्या है बच्चे? लो है। लो। ऑक्सीजन से ही कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन से इसका पार्शियल प्रेशर देख रहे हो 0.1% में आ रही है और ये 21% में है। तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में क्या होगी? लो होगी। एंड हमारे लंग्स में क्या होगा इसका पार्शियल प्रेशर? हाई होगा मैम। हाई होगा। हाई होगा, ठीक है जी। ये हमारा चल रहा होगा बाहर, आई गेस कितना 40 आएगा यहाँ पे और 45 के लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीजन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, अब आपको इसमें कुछ दिक्कत है इस वाले चार्ट में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। इसी से हमारा मिलता जुलता बच्चा वर्ड क्या आएगा? डिफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन हमारा क्या करता है? मूवमेंट कराता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी, खुद से देख के बताओ। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब एटमॉस्फेयर से हमारी ऑक्सीजन जाएगी लंग्स में, है ना। डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग तो यही बात है ना, एग्री कर रहे हो सारे? और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? हमारा हाई से लो में, यही डेफिनेशन पढ़ी है हमने, तो ये रहा हाई, यहां से लो में आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। यस बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब बच्चा दोबारा मत पूछना वरना मार पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा बाकी सारे उसमें सिलेबस सेम था, बट ये मैंने पार्ट पढ़ाया था, पता नहीं व्हाई आई फील लाइक, बट कोई नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं, तुम लोग और भी पीछे हो जाओगे। हमने पढ़ी कि 2 टाइप्स की मसल्स। एक्चुअली अभी जो बच्चे होशियार वाले जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है बोलेंगे मैम एब्डोमिनल मसल्स भी तो होती है। तो बच्चे एब्डोमिनल मसल्स भी होती हैं, बट वो हम पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, खुद से देखो ना, खुद बैठे हुए हो, सांस ले रहे हो नॉर्मल, कहीं पे भी पेट में कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बट जब आप कैसे कस के सांस लोगे तो आपका पेट भी क्या हो जाता है? अंदर चला गया, ठीक है। और जब आप कस के एक्सपेल भी करोगे तो भी आपका पेट क्या हो जाता है? थोड़ा सा बाहर को साइड को आ जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स जो होती है ना, हमारी पेट वाली मसल्स, एब्डोमिनल, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स जो हमारी होती हैं बच्चे जी, उसका मूवमेंट हमारा कब आता है? उसका मूवमेंट हमारा आता है हमेशा हमेशा फोर्सेबल ब्रीदिंग में, या फिर कह लो फोर्सेबल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में। क्लियर हुआ ये बात? यस मैम। चलो जी, उसके अलावा हम लोग मसल्स के बाद कौन सी 2 टाइप की मसल्स पढ़ेंगी? डायफ्राम मसल्स और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। ICM इज फॉर इंटरकोस्टल मसल्स। फिर बोलो तुम लोगों ने ये भी नहीं लिखा था मैंने, ये जी किसके कपड़े अपने सूख रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले कोई दाल चावल खिला रहा था, अब तुम लोग कपड़े वपड़े सुखा रहे हो। चलो, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एक होता है हमारा इंटरनल और दूसरी हो जाती है हमारी एक्सटर्नल, ठीक है जी। चलो बढ़ जाओ, ये आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जी, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसीलिए ये बन जाता है अपने आप में 200 नंबर का क्वेश्चन। पहले हम पढ़ेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है। अब आप खुद से देखो, खुद ही बताओगे, मुझे पता है। देखो मैंने इतने अच्छे से आपको अगर समझाया, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो, नहीं याद है मुझे पता है, रिविजन नहीं किया, बट बेटा मैं आपसे इतने बार कहती हूँ कि क्लास में एंटर करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो, राइट। चलो जी, तो आप इसका आंसर खुद से दोगे। यहाँ पे अगर आप इस इंस्पायरेशन मतलब क्या, हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर इनहेलिंग द गैस। कौन सी गैस? इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, राइट। चलो जी, तो पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा डायफ्राम पे क्या असर पड़ा है? डायफ्राम हमारा क्या कर रहा है?
कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने साइज को बढ़ा रहा है। आपने देखा डायफ्राम में क्या असर हुआ? हमारा डायफ्राम डोम शेप का होता है यूजुअली, ठीक है, एग्जैक्ट इतना भी नहीं होता, बट डोम डोम समझते हो ना, वो जो मस्जिद की होती है, गुम्बद जैसे कहते हैं हम, राइट। डोम शेप से अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये हल्का सा फ्लैटन शेप आ गया, फ्लैट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डायफ्राम मसल्स में हमारा कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चा? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी क्या? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल, ICM जिसे हम कहते हैं। बट यहाँ पे जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर आप कह लो चाहे एक्सपायरेशन भी करोगे ना, तो इंटरकोस्टल मसल्स की सिर्फ एक पार्ट जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कौन सी वाली बच्चा जी? बाहर वाली, जो ये रिब्स वाली है। तो ये, हाँ, ये वाली जो है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ही इन्वॉल्व होंगी, और वो भी क्या करेंगी? वो भी मैम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। देख रहे हो? ये प्रॉपर इंक्रीज कर रही है। रिब्स, स्टर्नम, ये क्या कर रही है? जैसे आप अपने आप को सांस लोगे ना, तो आपकी क्या रिब्स विब्स सब क्या बाहर को आएंगी, आगे पीछे सारे साइड से सब जगह से क्या होगी? ये थोड़े से अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। खुद से रियलाइज करो, इस चीज को फील करो कि जब आप इनहेल कर रहे हो ऐसे करके, तो क्या हो रही है? आपकी जो चीजें हैं रिब्स और स्टर्नम, ये क्या हो रही है? फूल जाती है, बाहर को पुश करेंगी अपने आप को। ये क्यों? ताकि अंदर जो है मैक्सिमम स्पेस हो सके। जैसे हम बलून को फुलाते हैं करके, तो मैक्सिमम अंदर स्पेस उसको कब मिलती है? जब वो एक प्रॉपर लेवल में साइज में फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है? ये हमारी एक्सटर्नल वाली मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये बाहर को जा रही है, रेस कर रही है, ठीक है। क्यों? ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम या इसका इंक्रीज हो जाए, किसका? थोरेक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। और इससे क्या होगा? इससे हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है अंदर आ जाएगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इनहेल कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ बच्चा जी हमारे यहाँ पे? हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, पहली चीज। इंटरकोस्टल मसल्स भी जो, सॉरी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी वो भी मैम कॉन्ट्रैक्ट करी। दूसरा पॉइंट ये बार क्लियर हो गया आपको। तीसरा पॉइंट जो मैम हमारा हुआ कि रिब्स एंड जो स्टर्नम है, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम ये भी मैम क्या हुए? हमारे रेज हुए। रेज मतलब हाँ, इनका जो ओरिजिनल पोजीशन थी उससे ये बढ़ गए, ठीक है। और चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? कि थोरेक्स वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई। बिल्कुल सही, थोरेक्स वॉल्यूम इंक्रीज हुई। ये चारों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में जरा सा भी रत्ती भर भी डाउट? ये देख रहे हो? ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है, फटाफट ऑक्सीजन अंदर आ रही है, मैक्सिमम वॉल्यूम, क्योंकि क्या साइज में ये इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो डायफ्राम का शेप कैसा है? लगभग ऐसा है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ इंस्पायरेशन का? यस मैम। चलो जी, आ जाओ इसके पड़ोसी पे। इसके भी हम 4 पॉइंट अलग से अपने आप ही लिखेंगे। ये कौन सा पार्ट है? दिस इज योर एक्सपायरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सहेल करना भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सहेल कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? वहां पे डायफ्राम मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे डायफ्राम मसल्स क्या होंगी? रिलैक्सेशन कर रही होंगी, राहुल जी रिलैक्स करेंगी। और हमारी यहाँ पे भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कोई रोल नहीं होगा, तो इसका मतलब है इंटरनल का, सॉरी, इंटरनल कोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगी। अच्छा, इंटरनल नहीं बेटा, एक्सटर्नल। इंटरनल का काम हमारा तभी आएगा जब हम पढ़ेंगे वही फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन। वो आज की क्लास में नहीं होगा, तुम्हारे में तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रही है यहाँ पे हमारी? ये भी हमारी, सॉरी, रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स कर रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बच्चा? हमने पढ़ा था तीसरा पॉइंट रिब्स और स्टर्नम के बारे में। रिब्स का साइज स्टर्नम क्या हो रहा है? रिब्स और स्टर्नम का ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, कम्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ऐसा ही लिख के आना जनरल लैंग्वेज में एग्जाम में, तो मैम को समझ में आएगा कि हाँ तुम्हारा बेस बिल्कुल क्लियर है। ओरिजिनल क्या लिखेंगे? पोजीशन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आप क्या लिख के आओगे? लास्ट पॉइंट क्या लिख के आओगे? थोरेक वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज्ड। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स या थोरेक वॉल्यूम क्या हो जाएगा मैम? डिक्रीज हो जाएगा। चारों पॉइंट बिल्कुल क्लियर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डायफ्राम का मसल देखो, अब इसको साथ में देखो, लेके देखो, ठीक है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे डायफ्राम का साइज कैसा दिख रहा है? फ्लैटेंड वाला। कैसा दिख रहा है? हाँ जी, ये कैसा दिख रहा है आपको? एक प्रॉपर आर्च की तरह, जैसे वो नहीं होता है धनुष, राम जी का जो धनुष होता है उसकी तरीके से दिख रहा है, डोम शेप दिख रहा है,
बिल्कुल क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम था, इसीलिए इट वाज वे टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये रहा एक Yes, स्लाइड ma'am. में हमारा। Yes, ma'am. चलो जी, अब आ जाओ जी आगे। आगे हमारा क्या है, इंस्पायरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, साथ में देखते हुए चलते हैं। ठीक है, छोड़ो यार, पूरे हटा देते हैं। चलो, बट क्या है, एक्सपायरेशन को भी हम यही साथ में ही पढ़ेंगे। बाकियों को भी मैंने ऐसे पढ़ाया तो तुमको भी ऐसे पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपेयर करके जब पढ़ते हैं ना तो अच्छे समझ आता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि क्या बोलते हैं, सुतेक्षा जी ज्यादा आंसर देती हैं संतोष जी के कंपैरिजन में, तो संतोष जी को भी लगेगा कि यार ऐसा कैसे भाई, मैं भी आंसर दूंगी। चलो ठीक है, तो वही कहानी हमारी यहाँ पे भी चल रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पायर करना, मतलब इनहेल कर रहे हैं हम कोई भी चीज को, तो हमारी क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर ले रहे हैं। तो इसका क्या होगा कि इट इज द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन Taken out. आउट। बिल्कुल सही जी सुदेक्षा। फिर क्या हो रहा है, इट अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत हमारे रीजंस हैं जो अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो। ठीक है, कौन कौन से रीजंस हैं जी, देख लेते हैं, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। ठीक है, कौन कौन से रीजंस पढ़ के आए हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ Ma'am, डायफ्रागम मसल। contraction of diaphragm. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपायरेशन में Relaxation of diaphragm. रिलैक्सेशन, रिलैक्स लिख देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा, ऑफ डीएम, डायफ्रागम मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, मैंने क्या बताया आपको, एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल, इसको हम EICM लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन में Relaxation of external intercostal muscles. ऑफ EICM। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग। क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनटेक हो रहा है। तो ये आपको पता है, इंस्पायरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस है, बल्कि एक्सपायरेशन हमारा क्या कौन सा प्रोसेस है बच्चा, पैसिव। क्योंकि किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सब अपने अपने शेप में वापस आ गए। तो इट इज अ पैसिव आउटफ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, पैसिव आउटफ्लो। ठीक है, Lungs to muscle. हाँ, लंग्स टू मसल, कौन बोला सुदेक्षा? Lungs to atmosphere. हाँ, मुझे लगा भांग भांग खा ली सुदेक्षा ने। लंग्स टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम एक्सपायरेशन में किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप एक और पॉइंट लिखना चाहो जो कि कॉमन सेंस वाला है, बट लिख सकते हो कि कौन सी गैस इन्वॉल्व है, तो आप लिखोगे यहाँ पे CO2, और कौन सी गैस इन्वॉल्व है तो आप लिखोगे ऑक्सीजन। करेक्ट, हाँ जी। अब देख लो जी, सेम जो हमने पढ़ा वही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एल्वेलर एयर को लंग से रिलीज करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, हाँ जी मैम आपने बता दिया। और ये क्यों होता है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्रागम मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तीसरा पॉइंट और बिल्कुल ही क्लियर। बढ़ जाए आगे जी। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मेरे को ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने ना मुझसे झूठ बोला है कि मैम ये वाला पार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसे कैसे पॉसिबल है। सारी क्लासेस में पता है यहाँ तक मैंने एंड करवाया था, यहाँ इनफैक्ट यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था स्पायरोमेट्री से आज का क्लास, और तुम्हारा क्लास एक क्लास लगभग पीछे चल रहा है। चलो जी कोई बात नहीं, तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। अब देखो जी, यहाँ पे ध्यान से सुनते हुए चलना बातों को। ठीक है, क्या चल रहा है हमारे, हमने स्टार्टिंग में 2 मसल्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी मसल्स के बारे में बच्चा हमने पढ़ा मैम, कौन सी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ ब्रीदिंग में, कौन सी 2 मसल्स का एग्जैक्ट नाम बताना मुझे। EICM and diaphragm. EICM और हमारा डायफ्राम। हमने क्योंकि सीखा, हमने IICM भी एक है मैम, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी है मैम, बट हमने अभी तक उसका इन्वॉल्वमेंट कहीं देखा नहीं। तो बेटा अब देखोगे उसका इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है। हमने क्या देखा कि अगर आपने देखा कि जब हमारा डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो हमारा EICM भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, EICM का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो डायफ्राम का भी कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा होगा, लिख सकते हो ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि हमारा थॉरिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। इंक्रीज द थॉरिक वॉल्यूम कब, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। करेक्ट, Yes, ma'am. ठीक है, और जब ये रिलैक्स कर रहे थे मतलब कब, एक्सपायरेशन में, है ना। जब ये एक्सपायरेशन कर रहे थे तब हमारा थॉरिक वॉल्यूम क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। राइट, ये भी हमने पॉइंट पढ़ लिया था मैम। तो मैम इतना तो हमें क्लियर है। अब देखो जी कहानी, EICM और DM एक दूसरे के बिल्कुल से साथ चलते हैं, बट IICM
इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू इट। ऑपोजिट फ्रॉम डीएम। हाँ जी बिल्कुल, डीएम से भी एंड ईआईसीएम से भी। ठीक है, कि जब आईआईसीएम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब हम एक्सहेल करते हैं तब। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब करा था? जब हम इनहेल कर रहे थे, राइट? यही पढ़ा था यस हमने। मैम। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा आईआईसीएम? जब हम एक्सहेल करेंगे। तो एक्सहेल के टाइम पे हमारा क्या, इससे अब आप बस इतना वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से कि एक्सहेल करते टाइम हमारा थोरिक वॉल्यूम क्या हो गया था? डिक्रीज हो गया था, राइट? डिक्रीज हो गया था। चीजों को Yes, रटते ma'am. हुए नहीं बच्चा, समझते हुए चलो। अभी जस्ट पढ़ के हटे हो, कौन सा पॉइंट था ये? कहाँ? ये रहा। एक्सहेल करते टाइम हमारा क्या था? थोरिक वॉल्यूम क्या हो गया था मैम? डिक्रीज हो गया था। पढ़ा था अभी जस्ट। यस मैम। यस मैम। चीजों को लेते हुए चलो साथ में। तो वही हमारा जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो ईआईसीएम तो हमारा रिलैक्स है, बट आईआईसीएम उस टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो थोरिक वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो जा रहा है। और थोरिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कब करेगा? जब हमारा ईआईसीएम रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट या चाहते हो Yes, एक बार और? Yes, ma'am. एक बार और, ये क्लियर है? मैम क्लियर है। क्लियर है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ फिर। देखो जी, अगर वो सारा क्लियर है ना, तो ये वाला तुम्हें सिर्फ दिखने में डरावना लगेगा, है कुछ भी नहीं। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। सारा पॉइंट्स पढ़ के आए हो इंस्पायरेशन का अभी जस्ट। क्या हमने नहीं पढ़ा कि डायफ्राम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमारा इंस्पायरेशन होता है? हमने मैम पढ़ा है ये बात। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी, शॉर्ट फॉर्म लिख लो, तुमको शॉर्ट फॉर्म ज्यादा याद है। ईआईसीएम भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। हाँ मैम, हमने ये भी पढ़ा है। ठीक है, Yes, ma'am. डीएम एंड ईआईसीएम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डायफ्राम मसल्स के चक्कर में क्या हो रहा है? थोरिक वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है थोरैक्स का। इंक्रीज कर रहा है। हाँ मैम, हमें पता है। और ईआईसीएम की वजह से क्या हो रहा है? हमारा रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट अप रेज हो रहे हैं। हर साइड को अपने आप को पुश कर रही है। इससे क्या हो रहा है? वॉल्यूम इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? डोर्सल एंड वेंट्रल साइड से इंक्रीज कर रहा है। रिब्स क्योंकि हमारे पीछे पड़ी हुई है या साइड में भी होती है, और स्टर्नम हमारा यहाँ आगे। जब आप सांस लेते हो खुद को फील करो कि आपकी क्या होती है, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है ऐसे, राइट? तो यहाँ पे ही हमारी Yes, ma'am. स्टर्नम होती है। ठीक है, तो वही है कि ये डोर्सो वेंट्रल हमारा इंक्रीज करता है। फिर क्या है? थोरिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, थोरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। ये बात हमेशा याद रखना कि एक का अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उसका प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट हमारी लंग्स क्या हो जाती हैं? एक्सपैंड कर जाती हैं। हाँ जी दानिश जी, बस 3 लाइन बची है, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेती हूँ मैं। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब वही जो उसका अंदर का सरफेस है वो क्या हो गया? इंक्रीज। जैसे हमारा गुब्बारा या हमारा माउथ फूल गया, तो लंग्स जब हमारी एक्सपैंड करी तो अंदर का वॉल्यूम हमारा, जिसको हम पल्मोनरी वॉल्यूम कहते हैं, वो भी इंक्रीज हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जहां पे भी वर्ड प्रेशर यूज होगा ना, वो हमेशा डिक्रीज करेगा। ये बात याद रखना। थोरिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थोरिक प्रेशर भी कम हुआ और हमारा पल्मोनरी प्रेशर भी कम हुआ। तो इसीलिए एयर कहाँ से मूव करेगी? बाहर से अंदर। क्यों? अंदर हमारे पास खाली स्पेस है, फटाफट से लोग भरते जाओ। हाँ जी दानिश जी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैम डोर्सो वेंट्रल किस तरह होता है? अभी मैं सिखा रही हूँ आपको वो बात। डोर्सो वेंट्रल आपने ये वाला पार्ट पढ़ा हुआ है बच्चे? जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, ये फिश मैं बना देती हूँ क्योंकि फिश को एक्सप्लेन करना है थोड़ा क्वाइट इजी, कि ये हमारा फिश का 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर, जो उसका माउथ वाला पार्ट होता है दैट इज योर एंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो मुंह वाला पार्ट हुआ बच्चा, दैट इज योर एंटीरियर पार्ट, और जो हमारे टोज हुए वो हमारा क्या है? पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, डोर्सो साइड हमारी कौन सी हुई? हमारा जो आगे का पोर्शन है, ठीक है, हमारा चेस्ट। ठीक है, और हमारा वेंट्रल पोर्शन कौन सा हुआ? दैट इज योर बैक। ठीक है, क्लियर? यस मैम। कॉकरोच में भी था सेम, है ना? कोई ना बच्चा जी, वो पूछ रहे थे, मैंने आप मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया एक बार। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये कैसे मूवमेंट करेगा। डोर्सो वेंट्रल मूवमेंट भी होता है इसमें, और एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट भी होता है। ठीक है जी, चलो जी, ये अगर आपको क्लियर है तो एक्सपायरेशन की तो कहानी ही बहुत छोटी सी है। क्यों? आईसीएम हमारा आईसीएम प्लस हमारा डीएम, दोनों के दोनों रिलैक्स्ड है। हाँ जी मैम, रिलैक्स्ड है बिल्कुल। ठीक है, थोरैक्स जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है। हाँ जी मैम, हमको पता है। थोरिक वॉल्यूम क्या हो गया है? कम हो गया है, क्योंकि क्या? सिकुड़ गया है वापस से वो। पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो गया है?
कम हो गया है, और हमारा क्या हो जाएगा, इसी वजह से क्या होगा, एयर जो है हमारी बाहर को मूव करेगी। ठीक है जी, इस वाले पॉइंट यस में कोई सर। प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। देख रही हो, ये रहा हमारा डायफ्राम, ये कैसे आ गया, फिर से डॉम शेप में आ गया। ये प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? Yes, ma'am. नॉर्मल अपने पोजीशन पे आ गया, हम जब सांस छोड़ते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायफ्राम देखो, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है हल्का सा धुंधला सा इमेज, कि यहाँ से वो यहाँ तक आ गया है। और डायफ्राम जो ये हमारी रिब्स भी है, ये भी क्या कर रही है, अपने आप को और ज्यादा बाहर को पुश कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया है, तो ये वाला पार्ट आप खुद से पढ़ना। जनरल डिफरेंसेस ही है, 10 बार पढ़ चुके हैं हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बिकॉज आज की क्लास में मैंने बच्चों को पता है कहाँ तक कराया है, पता नहीं तुम लोग अगर 10:30 तक सारे के सारे रुक, 9:30 तक सारे के सारे रुक रहे हो, क्योंकि 19 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में, तो मैं आपको भी आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है इतना। इतनी देर तक तुम लोग रुकोगे नहीं। 15-20 मिनट नहीं करवा दो पूरा, चाहेंगे आप पढ़ा दो। Yes, ma'am. मैं कोशिश करूंगी तुमको यहाँ तक तो पढ़ाई दूं एटलीस्ट, वरना लास्ट क्लास में हम इतना कवर कर लेंगे, इतना पढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, आधे घंटे का तो रेडी हो, बस एक बैच थोड़ा सा आगे और जा रहा है, क्योंकि जो थर्सडे वाला है बाकी। क्या बच्चा, वॉइस ब्रेक हो रही है। Yes, ma'am. काजल जी देखो, ऐसा है बिल्कुल भी नजर मत लगाओ मेरे नेटवर्क को। ठीक है, मैं फोन पे दिखा सकती हूँ तुमको, चारों डंडियां चल रही है, अभी वीडियो कॉल करूंगी दूसरे फोन से, पूरी की पूरी डंडियां हैं, कोई नेटवर्क को नजर नहीं लगाएगा। लास्ट क्लास है भाई, सुकून से होने दो, स्टार्टिंग की 3 क्लास हो चुकी है, तो क्या है, नेटवर्क क्या है, सारा का सारा उड़ चुका है, जैसे तैसे हस्बैंड का फोन लेके उसके उनके वाईफाई से चला रही हूँ, तो अब कोई और मत बोलो भाई, यही मेरे पास लास्ट वाईफाई प्रेजेंट है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, हो गया। चलो, ये रहा हमारा क्या, योर पीसी इज बीइंग स्लोड। भाग यहाँ से, हो जा क्लोज भाई, बंद मत हो जाना, 1 सेकंड दे दो बस। हाँ, हो गया। ठीक है, हम लोग स्पायरोमेट्री वाला जो है, ये वाला पार्ट अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो जी, लास्ट क्लासेस में, अच्छा तुम लोग के स्कूल में सक्सेस बताना, ये चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है क्या, क्योंकि तुम्हारे रिप्लाई से निकल हो गया मैम, हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है 22nd। तो तुम लोग के आंसर से ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोगों ने मैम मैं एक हफ्ते से एब्सेंट थी तो देखिए, तुम एक हफ्ते से स्कूल तो में। नहीं थी यार, झूठ मत बोलो, ट्यूसडे को तुम प्रेजेंट थी मेरे पास। नहीं मैम, स्कूल में एब्सेंट थी मैं। स्कूल में एब्सेंट थे तो फिर कोई बात नहीं। हमारे स्कूल में 2 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो गए। यार पता है, एक दिन अपनी मैडम के साथ ना मेरी मीटिंग रखवाओ प्लीज, सीक्रेट मीटिंग। मैम हमारी वाली मैम ने तो ना एक दिन में ही 2 पीरियड लेके खत्म करवा दिया था, उस दिन मैं एब्सेंट थी। कितना टैलेंट है कि एक दिन में 1 घंटे की क्लास में तुम लोग खत्म कर लेते हो। हमारे को ये वाला चैप्टर खत्म करने में ना अभी 3 क्लासेस और लगेंगी, और तुम्हारे में तो 4। मैम पता है, ऑनलाइन वीडियो चला के रख देती हैं, बोलती है इसमें से देख के समझ लो। किसकी वीडियो? मैम वो स्पीकर मंगा लेती हैं और वीडियो चला देती हैं, और वो बोलता रहता है, साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती रहती हैं, खत्म करवा देती हैं जल्दी जल्दी। यार ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक बताई तुमने सुतेक्षा। किसी और के में भी ऐसा होता है क्या? नहीं मैं बायो करती हूँ बस। ये किसकी चलाती है? उन्होंने अपना रिकॉर्डेड लेक्चर चलाती है क्या, पहले का रिकॉर्ड किया हुआ? नहीं मैम, यूट्यूब से लेक्चर्स। पीडब्ल्यू का चलाते। मैम मेरे स्कूल एनिमेटेड वीडियो चला देती हैं उसकी चैप्टर की। देखो, एक ने तो और लंबा वाला दुख बताया अपना, उनके में बायो की टीचर ही नहीं है। यस मैम। मतलब हमारे स्कूल में भी नहीं है बायो की टीचर। मैम मेरे कोई ना, स्कूल में है। चलो जी, कोई बात नहीं जी, मेरे को आपकी टीचर्स की बुराई करने का कोई बिल्कुल शौक नहीं था, बट आप लोग क्या ना, जैसे आप लोगों ने बोला कि आपके इसमें हो चुका है, लास्ट चैप्टर पे हो, बट या आप लोग जो आंसर दे रहे हो ना, आई होप अगर मैं अभी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर पे जाऊंगी ना, कार्बोहाइड्रेट नहीं, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन प्लांट, से पढ़ाते हो तो तुम लोग बहुत अच्छे से आंसर दे पाओगे यार। तुम लोग पता है, यही तारीफ करवा करवा के ना मेरी कितनी हफ्ते की 6 क्लासेस और बढ़ गई हैं, तो बैंड बज गया। हमने रिवीजन नहीं किया है ना। कोई बात नहीं होमा जी, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आना, वरना मार पड़ेगी, मार।
कल ही है नेक्स्ट क्लास तुम्हारी। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लिया, मूड रिफ्रेश हो गया। अब 25 मिनट नॉन स्टॉप मुझे बोल देना, ये वाला टॉपिक हमारा आज के आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं रह जाएंगे। हमने पढ़ना है स्पाइरोमेट्री। स्पाइरोमेट्री की क्या कहानी है बच्चा? स्पाइरोमेट्री की, तो ये हिल बहुत रहा है। चलो, स्पाइरोमेट्री की कहानी हमारी ये है कि वो तरीका, वो मेथड, स्पाइरोमेट्री एक क्या है बच्चा जी? मेथड है जिससे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ गैस का एक्सचेंज हुआ। ये स्पाइरोमेट्री क्या है? एक मेथड। दूसरा जो वर्ड आप सुनोगे यहाँ पे, वो वर्ड सुनोगे स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर क्या है? स्पाइरोमीटर एक डिवाइस है। स्पाइरोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो आपको बताती है, डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपकी वो नहीं होती है थर्मामीटर, मैं हाथ देख के बता रही हूँ, हमारा थर्मामीटर नहीं होता, जब बुखार होता है तो हम चेक करके बताते हैं कि भाई 102 बुखार है, 103 बुखार है। तो उसी हिसाब से जब अभी कोरोना चला था ना, तो ये स्पाइरोमीटर बहुत बिका था, बहुत ज्यादा। ऑक्सीमीटर भी जिसको कहते हैं, वो बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी उसमें, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस जो है आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है? फिर हमारा ऑक्सीजन भी बताता है वो परसेंटेज में। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो सारी की सारी अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उसका। एक लास्ट आता है हमारा क्या? स्पाइरोग्राम, ठीक है? तीनों का डिफरेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइरोमेट्री एक मेथड है, स्पाइरोमीटर एक डिवाइस है, और स्पाइरोग्राम क्या है हमारा? स्पाइरोग्राम हमारी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा अगर आपने स्कूल में कार्डियक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो ईसीजी वाला, तो आपने देखा होगा कि ईसीजी की रिपोर्ट्स लोगों की ऐसे करके आती है, राइट? यस मैम। मूवीज में भी देखा होगा ना Yes, कि ma'am. ऐसे ऐसे करके चल रहा होता है, तो ठीक है, और फिर वो टी करके लाइन आ जाती है तो नहीं, आई एम सॉरी, डॉक्टर जी बोल देते हैं। तो वही वाली कहानी होती है कि ये तो हमारी हार्ट बीट को स्कैन करता है, और ये स्कैन करता है हमारा किसको? लेवल ऑफ गैसेस को, ठीक है? कैसे? ऐसे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ठीक है? ये कभी भी ऐसे पॉइंटेड शेप में नहीं जाएगा जैसे हमारा ईसीजी जाता है, ठीक है? चलो जी, अब आप लोग एक बार मेरे हिसाब से आपके माइंड में क्या ये जो पार्ट है थोड़ा सा बैठ गया होगा, तो अब हम इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट वाली देख लेते हैं कि स्पाइरोमेट्री क्या है। इट इज अ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये क्या है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, हर एक को पता करने के तरीके को हम कहते हैं स्पाइरोमेट्री। और वो डिवाइस जो हेल्प करती है टू एसेस द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, उस डिवाइस का नाम है स्पाइरोमीटर, ठीक है? और स्पाइरोमीटर क्या हो गया फिर? एक तरीके से आप कह लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट विच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, कि उसके लंग्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। लोग जैसे आपको पता है ना कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग वो सिगरेट विगरेट पीते हैं। अस्थमा पेशेंट्स भी यूज करते हैं इसे। बिल्कुल सही। अस्थमा पेशेंट नहीं, यूज नहीं करना बच्चा, इससे पता चलेगा कि आपका वेंटिलेशन रेट क्या है। यूज नहीं होता है, ये कोई पर दवाई मिनट नहीं है, में। ये कोई दवाई नहीं है बच्चे, ये एक डिवाइस है। जैसे थर्मामीटर कोई दवाई थोड़ी ना है। थर्मामीटर से तुमको ये पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है, तो स्पाइरोमीटर से तुमको ये पता चलेगा, सॉरी आपको ये पता चलेगा कि इसका जो है क्या बोलते हैं, इस बंदे में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को वो एक्सहेल और इनहेल कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ एयर का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो मैम रेट ऑफ कि इनहेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस पता चलेगा इससे। हाँ जी, बिल्कुल सही समझी अब लड़की, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी हम सब सीखेंगे और तुम ही लोग सिखाओगे भी मुझे, ठीक है? सिखाओ मुझे नहीं, मतलब मेरे साथ साथ सीखो मुझे आंसर दोगे। अब आपको सॉरी स्पाइरोग्राम का रह गया ना, तो स्पाइरोग्राम का क्या होता है? स्पाइरोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, यही पे लिख दे रही हूँ छोटा सा, इसमें नहीं लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड, ठीक है जी? याद रहेगी ये? तो हम बढ़ जाते हैं आगे। ये चार्ट जो है आपके लिए क्या रहे? घर के लिए है, बट इस वाले को हम मिटा के फिर से करते हैं, ठीक है जी? चलो जी, आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट आज की क्लास का, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो, क्या आप पढ़ के आए हो बच्चा? स्पाइरोमेट्री क्या है। इसको भी साफ साफ ही लिखते हैं, ठीक है? बट थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, ठीक है? ये पर्टिकुलर स्लाइड ना शायद आपको आपकी एनसीईआरटी में है क्या? ये वाली स्लाइड जो आप देखोगे क्या एक बार? मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी देखी नहीं। नहीं है शायद। नहीं, ये वाला स्लाइड है आपकी एनसीईआरटी में? किसी के पास खुली है क्या एनसीईआरटी? नो मैम, मैंने मैम खोल रखी खुली नहीं। है। मैम ये नहीं वाला है। यस मैम। मैम खुली है। ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होगा ना आपके पास, फ्लो चार्ट फॉर्म में?
नो मैम नहीं है। नो मैम चलो इसमें जी, नहीं कोई है। बात नहीं। मुझे लगा अगर होता ना तो फिर मैं वहीं से कॉपी पेस्ट मार देती, तो मैं तुमको इसी में एक्सप्लेन कर देती। चलो कोई बात नहीं, हम अपने आप फिर बनाएंगे दोबारा से। स्पाइरोमेट्री अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसकी स्टडी को हम पढ़ेंगे। किसकी हेल्प से करते हैं ये? इसका नाम था हमारा स्पाइरोमीटर मैम, और जो ग्राफ था उसका नाम था मैम हमारा स्पाइरोग्राम। अब मैम आप रिपीट क्यों कर रही हो बच्चा? क्योंकि मेरे को आपको वर्ड यूज करवाना है स्पाइरोग्राम का, ठीक है, और स्पाइरोमेट्री का, क्योंकि ये जो पूरा ग्राफ है दैट इज योर स्पाइरोमेट्री। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं आप? पल्मोनरी वेंटिलेशन कह लो या रेस्पिरेशन कह लो, या फिर हमारा हम पढ़ने वाले हैं लंग्स की कैपेसिटी या लंग्स का वॉल्यूम। तीन चीजों के बारे में हम जो है यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के नाम से आपके इसमें जो ये चैप्टर ये वाला पार्ट है उसमें दिया होगा, ठीक है, या फिर हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। आर भी मतलब इसे इतनी शॉर्ट फॉर्म नहीं लेते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है जी। चलो जी, ये हमारा डिवाइड होगा कितने बच्चे में, कितने इसमें? 3 सेक्शंस में, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। बीच वाला सबसे इजी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सबसे पहले हम बीच वाला ही बनाएंगे, स्पाइरोग्राम, ठीक है। सिर्फ एक हमारा क्या छोटा सा ग्राफ बन जाएगा। कैसा? ये क्या है पता है बच्चे? जो आप सांस ले रहे हो निकाल रहे हो, सांस ले रहे हो निकाल रहे हो। अब आपने क्या ऐसे करके सांस ली, ऐसे करके निकाली, ठीक है, तो फिर से आपने क्या करा? नॉर्मल नॉर्मल ब्रीदिंग करी। फिर से आपने तेज से सांस ली, मैक्सिमम इनहेल, और ये फिर से आपने मैक्सिमम एक्सहेल करी, ठीक है, और फिर आप नॉर्मल आप पे आ गए। ये हमारा उसका ग्राफ है। समझ में आया? ये जो आपको छोटे छोटे वाले दिख रहे हैं दैट इज योर नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, और ये हमारा जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है वो हम मैक्सिमम वॉल्यूम जो इंस्पायर कर रहे हैं, और ये है हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम एक्सपायर कर रहे हैं। बट कहानी में ट्विस्ट क्या आता है बच्चे हमारा, कि मैक्सिमम वॉल्यूम हम इंस्पायर तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे, बट क्या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, बट उसके बावजूद भी आप सारा कुछ एक्सपायर नहीं कर दोगे, सारी गैस को नहीं निकाल दोगे अपनी बॉडी से, ठीक है। आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो है फिर भी रह जाती है। मतलब ये आप लोग ऐसे ग्राफ उसमें मत दिखाना, आप लोग जो दिखाओगे ना वो दिखाओगे ऐसे सेक्शंस में। अभी हम वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारा आता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा जी? पहले वाले का नाम है हमारा टाइडल वॉल्यूम। क्या नाम है बच्चा? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये चार्ट आपको ना, हाँ ये वाला चार्ट और 2-3 ग्राफ लास्ट में भी है अभी, वो अगर आपने दोनों कर लिए ना तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और इस चैप्टर से क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं टीवी, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ टाइडल वॉल्यूम हम करते हैं, मतलब नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कितना कर रहे हैं हम लोग? करते हैं बच्चा जी 500 ml। हाँ जी राहुल जी, बिल्कुल। मैम एम आई ऑडिबल? ये सुतेक्षा जी यू आर ऑडिबल। मैम मेरा नेटवर्क चला गया था अभी। कोई बात नहीं बच्चा जी, नेटवर्क तो जाता रहता है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हमारा क्या बच्चा? दूसरा आएगा कौन सा कलर? ब्लू, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको कितना मैम इसको रिपीट कर दोगे? आपने क्या बताया अभी? टाइडल वॉल्यूम मैंने बस बच्चा ये बताया कि नॉर्मल हम जो एक्सहेल इनहेल जो सांस बढ़ाते टाइम पे तुमको मैं आराम से सांस वांस लेती जा रही हूँ, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल एक्सहेल इनहेल, अभी सबकी डेफिनेशन भी बताऊंगी मैं। मैम ये ग्राफ ये इस वाले चार्ट को देखो। क्या बच्चा? मैम ये जो ग्राफ है ये रेसिडुअल वॉल्यूम का बनाना। दानिश, क्या नाम है आपका? दानिश या दिनेश? बिकॉज मुझे सिर्फ डी दिखाई पड़ रहा है। दानिश, बस मुझे 5 मिनट दो घड़ी देख के। सिर्फ आप ना क्या बोलते हैं 9:20 तक कुछ मत बोलो आप लोग, बस इतना टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाएगा ना तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आई प्रॉमिस यू फॉर दैट। टाइडल वॉल्यूम क्या है पहले ये बात समझ लो, क्योंकि ये बात अभी 2 बार रिपीट होगी। हम लोग अभी रिटर्न वाले को भी करेंगे आज ही। तुम लोगों ने प्रॉमिस किया कि कोई 9:30 तक जाएगा नहीं, और उतने तक में मेरा हो जाएगा, ठीक है। एक्सहेल इनहेल, ये हम लोग क्या सांस ले रहे हैं, ये हम लोग क्या सांस निकाल रहे हैं। ये इनहेल कर रहे हैं, ये एक्सहेल कर रहे हैं, ये इनहेल कर रहे हैं, ये एक्सहेल कर रहे हैं। और हमने जब बहुत लंबी सांस ली, ठीक है, तो क्या हुआ? मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा क्या है? यूज हुआ, फोर्सेबल एक्सपायरेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये रहा हमारा मैक्सिमम वाले का पे, कि इतना हम ज्यादा से ज्यादा सांस ले सकते हैं। इसको आप कैसे याद करोगे बच्चा? इसको हम पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
क्या है बच्चे जी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, IRV कहते हैं इसे, IRV। और ये कितना होता है मैक्सिमम? किसी को कोई आइडिया? सॉरी जी, मैं सीधे 3000 पहुंच गई। बिल्कुल सही कहा राहुल ने। 12500 to 3000 3000 ml के लगभग आप मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपका किसकी कहानी बच्चे जी? ये मैम हमारी कहानी है इनहेल की। हाँ, और ये हमको रट गया अब। ठीक है, अच्छा मैंने इसका नाम नहीं लिखा क्या ऊपर? स्पाइरोग्राम यहाँ लिख दिया। दिस इज योर लंग्स वॉल्यूम। ठीक है, एंड ये हमारी है यहाँ पे लंग कैपेसिटी, या पल्मनरी वॉल्यूम भी कह सकते हो इसे, या पल्मनरी कैपेसिटी भी। ठीक है, एक ही बात है। चलो अब हमारा क्या रहता है? पहला हमने सीख लिया टाइडल वॉल्यूम, दूसरा सीख लिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है तो खुद से सोचो कि हमारे पास क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होगा, राइट? एक हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। ठीक है, इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे आप? इसको आप लिखोगे ERV के फॉर्म में, ERV के फॉर्म में। और ये हमारा कितना होता है जी? बोलो जी। बिल्कुल सही राहुल जी। राहुल जी मुझे लगता है आज क्लास में पढ़ के आए हैं अच्छे से। ठीक है, ERV हमारा हमेशा होता है बच्चा जी 1000 से 1100 के बीच में। क्यों 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 मैम? क्योंकि हमारी लंग्स, खुद से सोचो। अच्छा आप ऋतिका हो, सो सॉरी जी। चलो जी कोई नहीं, लड़की है आंसर दे रही है तो और भी अच्छा है, बॉयज तो बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, क्या है इन जो हमारा लंग्स है, आपको पता होना चाहिए लंग्स हमारी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, किसी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें फिटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में आपको मैंने गुब्बारे से कंपेयर करके बताया था कि जब आप गुब्बारे को एक्सेल, मतलब उसमें क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर जब डालते हैं तो वो अपने मैक्सिमम साइज में आ जाता है। अब गुब्बारे की तो क्या, अगर आप हवा निकालोगे तो वो पिच से करके पिचक जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल उसका शेप होता है ऐसे करके हो जाएगा। बट अगर खुद सोचो कि एल्वेलाई के साथ हमारे अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? एल्वेलाई सारी क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, रप्चर कर जाएंगी, फिर वो कभी दोबारा ओपन ही नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना कि हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस हमेशा अवेलेबल रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा जी? इसी को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहा जाता है बच्चा इसे? रेसिडुअल वॉल्यूम। जैसे लड़के लोग जो बाइक वाइक चलाते हैं उनको पता होगा ना, गाड़ी जब रिजर्व में आ जाती है तो ये वही वाला रिजर्व है। ठीक है, इसको हम RV कहते हैं। ठीक है, कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा? 1100 ml to 1200 ml। बिल्कुल सही, 1100 से 1200 ml के बीच में। अब अगर आप टोटल देखोगे, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा वो लगाओ, ठीक है, फिट होगी ना स्क्रीन पे, कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख रहे होगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा है 2500 से 3000 के बीच में। ये तो बहुत नाइंसाफी है मैम। तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर दें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस जो वॉल्यूम हमारी रह गई है जिसको भी हम निकाल सकते हैं, तो लगभग लगभग ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 2300 ml हो जाएगा, राइट? इसी को हम कहते हैं क्या? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अभी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? ये रहा हमारा टाइडल वॉल्यूम, ये जो आपका चल रहा है इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर। ये रहा हमारा IRV। दिस इज पॉइंट इज योर क्या? XRV। और ये जो बचा हुआ पॉइंट है दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चारों पॉइंट्स अगर किसी को जरा सा भी दिक्कत दे रहे हो तो एक बार मुझे बता दो, जल्दी 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 बताओ भाई। बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। चलो जी, बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों ने कहा है तो मैं बढ़ जाती हूँ आगे, किस पे? लंग कैपेसिटी पे। ठीक है जी, लंग कैपेसिटी पहला हम लोगों ने यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ा है, तो इसी की मिलती जुलती हम क्या पढ़ेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी पढ़ेंगे। क्या है बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हमारा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप किसके किन दो को मिला के ऐड क्या बोलते हैं बनती है ये हमारी? अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, इसकी जो डेफिनेशन है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आप किससे कैसे निकाल सकते हो? जब आप टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करते हो। मतलब क्या? TV मतलब प्लस IRV। 500 ml प्लस हमारी 3000, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम वाले को लेते हैं, मिनिमम को नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है मैम 3500 ml। क्लियर हुआ ये? यस मैम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कैसे आ गया? अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर तुमको आ गया है तो आपको ये वाला भी आ जाएगा, क्या? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है हमारा? टाइडल TV वॉल्यूम प्लस ERV।
ERV। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, फिर से हमारा 500 और ERV क्या है हमारा 1100। कितना हो गया ये टोटल 1600 ml। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब आ जाता है हमारा क्या, इस चार्ट को कर दो यहां से बंद क्योंकि इसका काम नहीं है। अब हमारा काम है इसी वाले का। एक और हम यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वन इज योर व्हाट, क्या बोलोगे इसे, वाइटल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी। उसको भी करते हैं, पहले वाइटल कैपेसिटी कर ले। ठीक है, पहला हमारा आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है हमारा, इन तीनों को ऐड कर दो आप, मतलब क्या, टीवी प्लस ERV प्लस XRV, सॉरी IRV। कितना कितना हो गया बच्चा, टीवी कितना है हमारा 500 ml, ERV कितना है हमारा 1100, 1100 ml, और XRV कितना है हमारा 3000। 3000। राइट, तो ये कितना हो गया टोटल हमारा 3600 ml। 3600 ml। फिर मैंने आपको उसी टाइम पे थोड़ा सा बता दिया था, एक हिंट दे दिया था कि हमारे पास एक क्या है फोर्थ नाम, जिसका क्या नाम है आपका, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या पढ़ा है हमने, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं, FRV कहते हैं। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ERV प्लस हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। बिल्कुल सही राहुल, क्या नाम है, रितिका। ठीक है, तो ERV कितना है हमारा 1100। हाँ जी, ये तो 4600 होगा ना। सॉरी जी, तुम लोग नॉर्मल मैथ्स में नहीं देख सकते हो क्या यार, इतना तो देख लो, मैं भूल सकती हूँ, तुम तो नहीं भूलोगे। ठीक है, 4600 होगा, सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू होमा फॉर द करेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, एडिशन में गलती होगी मेरे को। इसको आप तीनों को ऐड करोगे तो आपका 4600 ही होगा। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है हमारा 1100, और इसको आप इसको कितना लोगे 1200, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2300 ml। तो FRV हमारा क्या हो गया 2300 ml। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा क्या बचा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट कौन सा बचा, लंग कैपेसिटी। टोटल लंग लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा उसमें, इसके दो फॉर्मूले हमारे, कौन से मैम, इसका फॉर्मूला है मैम हमारा, या तो आप वाइटल कैपेसिटी प्लस हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम कर लो, क्योंकि उसमें भी आप देख सकते हो तीनों आ गए हैं, या फिर आप मैम क्या कर सकते हो, टीवी प्लस ERV प्लस IRV प्लस हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी कर लो। तो वही अगेन अभी हमारा होमा जी ने हमें बचाया है, तो 4600 प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है हमारा 1200। कितना हो गया ये देख लेना एक बार होमा, ये हुआ 8 और 5, यही होगा। यस मैम, 5800 ml। 800 ml। अब बताओ जी किसको इस वाले चार्ट में रत्ती भर भी परेशानी हो रही हो, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर है, इतना बड़ा चार्ट हम लोगों ने फटाफट से बना के सीख लिया। क्लियर है मैम। क्लियर है, तो हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं अगर आपको डायरेक्ट ये दिखाती तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, आई नो दैट। ठीक है, कितना भी कर लो रटना ही हो पाता, और रट आप पता है हर चीज नहीं सकते। अभी भी हमारे पास कितना 8 मिनट बचा है, और 8 मिनट में तो ये 8 पेजेस हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हम चलेंगे अब क्या फुल स्पीड में। चलो, ये सारे में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा, जिसके बारे में आपने नहीं सुना, और नहीं भी समझ में आया तो अब जाके समझ में आएगा, क्योंकि हमने पढ़नी है क्या, डेफिनेशन। देखो जी, पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ रहे थे, या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था ना, ये जितना भी है हमारा, दिस इज योर क्या फ्लो चार्ट कह लो किसका, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का। ठीक है, ये हमारा मैम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का फ्लो चार्ट है पूरा का पूरा। ये आ गया तो लाइफ झिंगा लाला, वही वाला हिसाब। चलो जी आगे बढ़ो थोड़ा सा, क्या है ये, क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमें क्या बताता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर, वो क्वांटिटी ऑफ एयर विच ह्यूमन लंग्स कैन होल्ड, मतलब क्या इन एंड आउट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, जो भी गैसेस को वो इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। चलो जी आगे कहानी आ जाती है क्या हमारी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है सबको पता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। पढ़ाती जा रही हूँ, सांस भी लेते जा रही हूँ। अच्छा, नॉर्मली हम लोग 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, जैसे 12 से 16 बार। एक मिनट में हमारा हार्ट 72 बार बीट करता है। अभी किसी एक ने आंसर दिया, शायद दानिश जी आपने बोला क्या,
यस मैम। क्या आंसर बताया आपने? 12 to 16। बिल्कुल सही आंसर बताया। 12 to 16 बार हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल और एक्सहेल का मतलब क्या? एक बार सांस ली और छोड़ी, दैट इज योर 1 2। ठीक है, ये पूरा एक राउंड इनहेल और एक्सहेल का, दैट इज योर 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो 12 से 16 बार हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो इन टोटल अगर आप देखो तो 24 बार हो गया, या फिर हम कह सकते हैं 32 बार, 24 से 32। बट आपको जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर 12 to 16 बार हम पर मिनट में इनहेल एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी क्या गई कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। और हमने क्या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाया था। ठीक है, आप नॉर्मल ऐसे करके दिखा दो, मैम ये पूरा टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, इतना दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा देंगे मैम। ये हमारा कितना आता है? लगभग 500 ml, क्योंकि इसी से ना आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं और आपकी थोड़ी सी एक इमेज भी बन जाती है कि हाँ बच्चा इस पढ़ें, मतलब बच्चा पढ़ाई कर रहा है। फिर हमने पढ़ा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप मैम को पहले दिखा दो कि मैम ये टाइडल वॉल्यूम है, बट जब हम मैक्सिमम इनहेल करते हैं उसको हम कहते हैं क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दीज आर मैम, ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के पॉइंट्स। ठीक है, और ये जो हमारे छोटे छोटे वाले दिख रहे हैं दे आर टाइडल वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें डेफिनेशन में जरूर ऐड करनी है। एक तो डायग्राम ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो पार्ट है बच्चा हमारा क्या? द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है मैम, हमें समझ में ये तो पता ही है। अ पर्सन कैन इंस्पायर अबव टाइडल वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर को टाइडल वॉल्यूम से ऊपर जो हम रिस्पायर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन, एक फोर्सेबल इंस्पिरेशन के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ फटाफट से। बस ये वाला पार्ट देखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी बिकॉज बच्चे लीव करने लग रहे हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? द एडिशन कैन एक्सपायर या एक्सहेल आफ्टर वही अबव क्या बोलते हैं हमारा टाइडल वॉल्यूम बाय फोर्सेबल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये हमारा कितना है? 1000 से 1100। चलो जी, और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाता है हमारा द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन। जब हम करके आपने सांस ली उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में जो एयर बच गई उससे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, बस ये 2 देख लो, उसके बाद भले ही हम आपको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देंगे, बट ये दोनों और एक नए टर्म से बाकी जो है आपने पढ़े हुए हैं, बिकॉज 2 बच्चे अभी तक लीव किए हैं क्लास को। ठीक है, अगर कोई भी लीव नहीं करेगा तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दूंगी, एल्स आई विल आल्सो एंड द कॉल। ठीक है, क्या है? मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डैम इजी। क्यों? क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप लेते और निकालते हो, ये टोटल करना है हमें। अच्छा, तुम लोग खुद ही बताओ कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक इनहेल और एक्सहेल, जैसे हमने क्या नाम दिया था? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर को ले रहे थे? कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे थे एक टाइडल वॉल्यूम में? 500 ml। ठीक है, और हम लोग रेस्पायर कितने बार करते हैं 1 मिनट में? 12 to 16। 12 to 16। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप 500 को 12 से कैलकुलेट करते हो तो आ जाता है हमारा 6000, और अगर 16 से कैलकुलेट करते हो तो 8000। तो इसका मतलब है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन क्या इसके बीच में इंस्पायर कर रहा होगा, इंस्पायर और एक्सपायर या ब्रीथ कर रहा होगा। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये रेस्पिरेटरी मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या हुआ कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना वॉल्यूम हमारे में आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम वर्ड मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है? टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। टाइडल वॉल्यूम हमको पता है 500 ml एंड रेस्पिरेटरी रेट इज आर 12 से 16। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन क्लियर? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। फिर आता है हमारा डेड स्पेस वॉल्यूम, मैम ये DSV। 6000 एंड 8000 क्या है? बेटा वॉल्यूम, मिनट रेस्पिरेटरी, 1 मिनट में हम कितना टोटल वॉल्यूम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, समझी? ओके मैम। यस मैम। आप साउथ इंडिया से हो क्या? अफगानिस्तान से। रियली? यस मैम। तुम दिल्ली में ही रहती हो? यस मैम। ओके ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, डेथ रिजर्व वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा? डेथ रिजर्व वॉल्यूम है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एयर, ध्यान से सुनना, जो हमने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल किया दैट रिमेन्स इन द कंडक्टिंग एयरवेज।
एल्वेलाई मतलब, ठीक है, हमारी एल्वेलाई में जो हमारी एयर रह गई और जो वो पार्टिकुलर एयर जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या आ जाए? ये हमारी रेसिडियल वॉल्यूम को ही टारगेट कर रहा है, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ एयर जो बिल्कुल भी हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। या फिर आप वो वॉल्यूम कह लो कि जैसे जब आपका क्या लोग ऐसे सांस घोटते हैं ऐसे आपका, ठीक है। बच्चा जी बस खत्म कर रही हूँ मैं, बस 1 मिनट, ठीक है। मुझे नहीं पता था आपकी फिजिक्स की क्लास है, बस इस पे खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है। फिर ये इसी को हम क्या कहते हैं? रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप रेसिडियल वॉल्यूम कैसे करते हैं? रेसिडियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल, टाइडल वॉल्यूम का 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml, और हमारा इसका डीएसवी निकालोगे तो कैसे? 500 डिवाइड बाय 3, मतलब कि लगभग 150 ml के लगभग इसका आंसर आएगा, ठीक है। बट बस ये जाते जाते सुनते जाओ, उसके बाद चले जाना क्लास में आप कि हमसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक पेशेंट है, उसका जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है दैट इज योर 300 ml, ठीक है। उसका टाइडल वॉल्यूम क्या है? क्योंकि पेशेंट है वो कम है, तो उसका 300 ml है, तो उसका डीएसवी क्या है? क्या होगा डीएसवी इसका? 150 ml। 150 ml बच्चा फिक्स अमाउंट थोड़ी ना है उसका। मैंने उसका टाइडल वॉल्यूम कर दिया है 300। मैम 100 ml। मैम 100 ml। डीएसवी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम डिवाइड बाय 3, मतलब 300 डिवाइड बाय 3 दैट इज 100 ml, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बस ये लास्ट पार्ट है, खत्म, ठीक है। कि अगर कोई पेशेंट है, उसका हमारा जो है ना मैम रेस्पिरेटरी रेट कम हो रहा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट हमारा सिर्फ रह गया है 7 पर मिनट, ठीक है। तो उसका हमारा एमआरवी क्या होगा? बोलो बोलो। अगर रेस्पिरेटरी रेट इज 7 पर मिनट, तो उसका टाइडल सॉरी उसका हमारा एमआरवी क्या है? क्योंकि वो बीमार है, उसकी एल्वेलाई जाम पड़ गई है, वो ज्यादा सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? सॉरी एमआरवी। एमआरवी का आप समझे नहीं क्या बच्चे? एमआरवी इज इक्वल टू व्हाट? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम हमारा बिल्कुल सही बच्चा, टाइडल वॉल्यूम हमारा है 500 ml। मैम 3500 मैंने आपको ml। सिंपली कहा कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया है, दैट इज योर 7, तो इंटू 7, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 3500 ml। अब आप लोग फटाफट से भाग जाओ अपनी फिजिक्स की क्लास में, वरना आपकी फिजिक्स वाले मैम और सर बोलेंगे भाई अंजलि मैम बहुत ज्यादा क्लास बढ़ा देते हैं। बाकी हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। बाय मैम, गुड नाइट। बाय Okay, सुदेक्षा। ma'am. बाय Good मैम। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। एक और होगा क्या होगा काजल? मैम, वो दवाई है। लड़की, मेरे को तो सोची, मुझे लगा इसके अलावा भी कुछ और है हमारे पास अभी। नो मैम, मैं मम्मा से दवाई मांग रही थी अपनी। अच्छा जी, चलिए बाय जी। राहुल जी, आज आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। आई लाइक योर परफॉर्मेंस इन द क्लास टुडे।